नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। भारत बॉन्ड ईटीएफ की चौथी किस्त निवेश के लिए खुल चुकी है और ये भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड है जिसकी खरीद फरोख्त एक्सचेंज पर की जा सकती है। तो आपको बताएं 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आपके पास इसमें निवेश का मौका है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ की बारीकियां और इसमें निवेश के फायदे क्या हैं। हमारे साथ है 2 खास मेहमान, ऑप्टिमम मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मटपाल और हम फौजी इनिशिएटिव के सीईओ संजीव गोविला से भी करने वाले हैं हम खास चर्चा। पंकज जी और संजीव जी, बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का ही मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो भारत बॉन्ड ईटीएफ, सबसे पहले पंकज जी मैं आपसे शुरुआत करूं तो चौथी किस्त है, पहले भी 3 किस्त आ चुकी हैं और लोगों में उत्सुकता है जानने की कि क्या खास है भारत बॉन्ड ईटीएफ में। बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसे ईटीएफ है तो मतलब ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और भारत बॉन्ड यानी कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। तो ये भारत बॉन्ड ईटीएफ का जो निवेश है वो AAA रेटेड वाली गवर्नमेंट कंपनीज में यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं उनमें निवेश होता है और इसकी जो मैच्योरिटी है ये 2033 की मैच्योरिटी वाला ये ईटीएफ है। तो इसमें अच्छी बात यह है क्योंकि पैसा आपका गवर्नमेंट की कंपनी में निवेश हो रहा है, वो भी AAA रेटेड वाले, तो यहां पर क्रेडिट रिस्क आपका नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक रिटर्न्स का सवाल है तो यदि आप मैच्योरिटी तक यहां बने रहते हैं तब तो आपको जो भी यील्ड टू मैच्योरिटी इसको हम कहते हैं, यानी कि जो बॉन्ड्स हैं जहां पर निवेश हो रहा है उनकी जो मैच्योरिटी है वो यदि लगभग 11 साल की है और इस ईटीएफ के एंड तक आप बने रहते हैं तो लगभग 7.5% के आसपास रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क जिसको हम कहते हैं, यदि बीच में आपको पैसा निकालना है तो फिर इस पर इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है उसका फर्क पड़ सकता है और आपके रिटर्न्स जो हैं वो कम भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा जो पिछली सीरीज है उसका यदि देखेंगे लास्ट 1 ईयर का रिटर्न तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, वो 2-4% के आसपास है। लेकिन यदि आप यील्ड टू मैच्योरिटी की बात करते हैं उसकी तो वो भी 7% से ऊपर है। तो निवेश को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके निवेश की अवधि इसकी मैच्योरिटी के पास आसपास मतलब तक की है तभी आप इस तरह के बॉन्ड्स में या ईटीएफ में निवेश करें। ओके, तो भारत बॉन्ड ईटीएफ के मायने क्या है, बारीकियां पंकज जी ने बताई। कैसे निवेशकों के लिए निवेश करना सही रह सकता है संजीव जी? अगर समझे फायदे तो बहुत हैं, मतलब कम जोखिम का फिक्स्ड इनकम निवेश भारत बॉन्ड ईटीएफ है। इनफैक्ट हमारे पास तो टारगेट मैच्योरिटी फंड का भी विकल्प है जो कि जो निवेशक है अपने मैच्योरिटी या अपने निवेश अवधि के हिसाब से उसको भी चुन सकते हैं। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भारत बॉन्ड ईटीएफ चुने क्योंकि उसमें 2000 ये जो करंट जो किस्त है 2033 की वो 11 साल के बाद मैच्योर होगी। दैट मीन्स 11 साल का आपके पास टाइम है, या फिर किसी टारगेट मैच्योरिटी फंड में निवेश करना चाहिए जो आप अपने अवधि के हिसाब से उसमें निवेश करें। तो बेहतर क्या रहेगा? नमस्कार स्वाति जी और दर्शक गणों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। तो आज की जो लेटेस्ट खबर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने टारगेट मैच्योरिटी फंड के बारे में बोला, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो भारत बॉन्ड है ये टारगेट मैच्योरिटी फंड विद अ ट्विस्ट है। इसके अंदर जो भी टारगेट मैच्योरिटी के अंदर होता है वो सब कुछ है, पर उसके अलावा ज्यादा सेफ्टी है। ज्यादा सेफ्टी कैसे है? टीएमएफ, अगर मैं टारगेट मैच्योरिटी फंड को बोलूं, कई टीएमएस होते हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी डालते हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे पंकज जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, इसका पोर्टफोलियो बिल्कुल सेफ माना जा सकता है। पीएसयूज में नाबार्ड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, आईआरएफसी, इस तरह एनटीपीसी, इस तरह की ही कंपनीज की बॉन्ड्स ली जा रही हैं। तो बिल्कुल भी इसके अंदर हम ये मान के चल सकते हैं सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका एक पॉइंट जो आपने बहुत बढ़िया उठाया कि ये 10.5 साल, करीब 10.5 साल की बॉन्ड है। अब इतने में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होंगे, वो सब कुछ होंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बीच में निकलने का सोच रहे हैं। इसमें आप जाएंगे तो ये मान के चलिए कि 10.5 साल से पहले आपको नहीं निकलना है, नहीं तो फिर जो भी मार्केट चल रही होगी, जिस तरह से चल रही होगी उस तरह से आपका होगा। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड से एक तो ये सेफ्टी में डिफरेंस करते हैं, दूसरा
इनको आप ईटीएफ, ये इसके अंदर ईटीएफ भी है ऑप्शन। ईटीएफ मतलब आप एक्सचेंज के ऊपर खरीद बेच कर सकते हैं, और इसका साथ ही साथ वो एफओएफ, फंड ऑफ फंड भी लेके आ रहे हैं। अब ईटीएफ होने से एक बहुत बड़ा फायदा ये आ जाता है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है करीब करीब ना के बराबर है, 0.0005% का। मतलब कि मान लीजिए अगर आपने इसके अंदर 2 लाख रुपए डाले हैं तो आपको 1 रुपए की इसकी कॉस्ट आएगी, जो टीएमएफ के अंदर नहीं होता है, काफी हायर कॉस्ट होती है। तो इस तरीके से ये टीएमएफ से डिफर करते हैं। ओके, तो भारत बॉन्ड ईटीएफ और जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है उससे ये कितना अलग है, कैसे निवेशकों को इसे चुनना चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीच में दर्शकों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके सवाल क्या है उनके निवेश से जुड़े हुए। पहली कॉलर इस वक्त हमारे साथ है पारुल, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका सवाल। पारुल जी, स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के हमारे इस शो में। यस मैम, बताइए आप। मैम मैंने आपको अपना वो भेजा हुआ है, गुड इवनिंग। पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहिए, मतलब सही है या मतलब कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अच्छा पारुल, मुझे एक बात बताइए, आप 22 इयर्स के हैं? यस मैम। और आपने अपने सवाल में लिखा था कि आप पिछले 4 साल से निवेश जारी रखे हुए हैं। यस मैम। ये तो बहुत ही शानदार बात हुई, और आपने धीरे धीरे करके अपने इस निवेश को बढ़ाया है, क्योंकि अभी फिलहाल आप 20,000 रुपए प्रति महीना निवेश कर रहे हैं। मतलब आपकी जो शुरुआती निवेश की राशि रही थी 4 साल पहले, वो कितने से शुरुआत की थी आपने? वो 5,000 थी। वाह, 5,000 से बढ़ाकर आप 20,000 रुपए प्रति महीना पहुंचे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको अगले 20 साल में 4 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य है। मैं जान सकती हूँ 20 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य आपने कौन से अपने गोल के लिए रखा है? हाउस घर खरीदना है मैम। सिर्फ घर खरीदने का लक्ष्य रखा है आपने, और कोई लक्ष्य नहीं है आपके? अभी तो आप बहुत यंग हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग भी है। अच्छा, रिटायरमेंट प्लानिंग भी है। और क्या उसके लिए कोई एक अमाउंट माइंड में रखा है कि हाँ आप रिटायरमेंट पे कितनी राशि, क्योंकि आपने चलिए घर खरीदने के लिए 4 करोड़ तो सोच लिए, रिटायरमेंट पर कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी आपको? 2 करोड़ तो घर के लिए, बाकी 2 करोड़ रिटायरमेंट के लिए। ओके, तो आपने इस तरीके से ब्रेकअप किया है कि 4 करोड़ में से 2 करोड़ घर खरीद लिया जाए, बाकी फिर आपके रिटायरमेंट के लिए, और बीच में जो कुछ और आपके लाइफ में और गोल्स आएंगे, जैसे कि शादी हो गए या फिर बच्चे हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग? उसके लिए मैम पहले से हो रखी है प्लानिंग। पहले से हो रखी है? यस मैम। शानदार, आपने बहुत कम उम्र में काफी अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करके रखी है, आपको बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। बाकी मैं अब सीधे पंकज जी के पास जाती हूँ। पंकज जी, ऐसे शायद कम ही निवेशक मिलते हैं जो काफी सॉर्टेड लगते हैं। इनकी बातों से तो लग रहा है हमें कि इन्होंने कुछ लक्ष्यों को प्लान ऑलरेडी करके रखा है, जो टेकन केयर ऑफ हैं, और कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिसके बारे में उन्होंने अच्छे से सोच रखा है, इसलिए पिछले 4 साल से ये निवेश भी शुरू कर चुके हैं। अब जो इनकी मौजूदा स्थिति है इनके निवेश की, जैसे इनके फंड्स हैं, अब इस पर आप अपनी राय दें। पारुल, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और आपकी मैं तारीफ करूंगा कि 22 साल की उम्र में अभी आपने पहले से ही मतलब कुछ पैसा जोड़ चुके हैं। 4 साल पहले से आपने निवेश की शुरुआत कर ली थी, तो डेफिनेटली कुछ पैसा आपके पास बन गया होगा, और अभी आप क्योंकि 20,000 रुपये महीना कर रहे हैं और 20 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 करोड़ रुपये इकट्ठा हो। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन इतनी लंबी अवधि में हम 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो करीब 3 करोड़ रुपये आपके बनने चाहिए, और आपको जरूरत है 4 करोड़ की, तो आपको करीब 7% से अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाना होगा, तब आप ये अमाउंट अचीव कर पाएंगे। और मैं ये कहूंगा कि 7 से नहीं, आप और भी ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 2 करोड़ चाहिए घर के लिए, और रिटायरमेंट के लिए आप लेके चल रहे हैं 2 करोड़, पर मैं आपको बता दूं कि 20 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। इसलिए आप बहुत यंग हैं, आप समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को और भी ज्यादा, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप उस हिसाब से बढ़ाते रहिए। आपके जो गोल्स हैं मैं समझ सकता हूं कि डायनेमिक रहेंगे, अभी भले ही आपने कहा है कि 2 गोल्स हैं सिर्फ, लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा, आपकी
जो जरूरतें हैं और जो इच्छाएं वो बढ़ेंगी। आज आप घर बोल रहे हैं कि 2 करोड़ का, हो सकता है आपकी इनकम इतनी बढ़े कि आप बड़ा बंगलो बाई करें, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर समय के साथ अपने निवेश को जारी रखिए, उसको बढ़ाते रहिए। और जहां तक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का सवाल है, उसमें क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड है, तो मेरी सलाह होगी कि जो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड है, उसकी जगह आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड को रखें पोर्टफोलियो में, वो बेहतर रहेगा। और जहां तक एल&टी इमर्जिंग बिजनेस फंड का सवाल है, आपको पता होगा कि अब एल&टी म्यूचुअल फंड जो है वो मर्ज हो गया है HSBC म्यूचुअल फंड के साथ। तो स्कीम का नाम चेंज हो गया है और वो हो गई है अब HSBC स्मॉल कैप फंड। तो HSBC स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो सेम हैं जो पहले एल&टी म्यूचुअल फंड के थे, वेणुगोपाल। तो मेरे हिसाब से आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका नजरिया वैसे भी बहुत लंबा है, तो आप स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, रखिए उसे। बट समय के साथ निवेश की जो राशि है उसको बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके पारुल जी, आपने सुन लिया होगा हमारे एक्सपर्ट की राय, क्या बदलाव की जरूरत है, किस तरह आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके निवेश के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी करते हैं बात। रॉबिन भार्गव पुणे से हमारे साथ है। रॉबिन जी, स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के शो में। बताइए क्या सवाल पूछना चाहेंगे अपने निवेश से जुड़ा हुआ? कुछ डिटेल्स आपने भेजी थी हमें, कब से निवेश कर रहे हैं आप? ये मैंने इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंटली 1 महीने पहले से चालू किया हुआ है, बट मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट पिछले 3 साल से चल रहा है। छोटी SIP है, बट अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले मैंने ये SIP अराउंड 20,000 तक बढ़ाया है। एंड आई वाज टारगेटिंग की 2 करोड़ रुपीज इन 20 years. So is it enough to invest at this point in time? और मुझे कुछ अमाउंट और बढ़ाना है SIP में, और जहां मैंने अभी 1 महीने पहले निवेश किया हुआ है, सो वो सही निवेश है या सही फंड्स मैंने चूज किए हैं, या उनमें कोई चेंजेस करना है, या उनमें कोई अमाउंट की तब्दीली करनी है? ओके, तो रॉबिन, आप कह रहे हैं कि 15 से 20 साल में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ आपको चाहिए। अभी आप 27 ईयर्स के हैं? 37 years old. पार्डन? 37? 37, yeah. ओके, 37 के हैं आप। तो क्या ये राशि आपकी रिटायरमेंट के लिए, जो आप 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहेंगे? रिटायरमेंट के लिए। ओके, और आपके बाकी गोल्स टेकन केयर ऑफ हैं? मतलब बच्चों से रिलेटेड या कोई और गोल? यस, वो टेकन केयर ऑफ है। ओके, ठीक है। 20,000 की SIP, और मेरे ख्याल से शायद संजीव जी, अभी जो पिछले कॉलर के जवाब में पंकज जी भी बता रहे थे कि शायद 1 करोड़ इज न्यू 1 लाख, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो हम आज से 15-20 साल के बाद अगर 2 करोड़ के बारे में सोचते, लगता है कि वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। इसलिए रॉबिन जी का आप पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए और इन्हें सजेस्ट कीजिए कि जो उनके 20,000 की SIP है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये 15 से 20 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे, और दूसरी बात, रिटायरमेंट के लिए आज से 15-20 साल के बाद 2 करोड़ रुपए काफी रहेंगे? ओके, तो रॉबिन जी, पहले मैं आपकी फंड्स की बात करूंगा। देखिए, आपने जो 20,000 की SIP कर रहे हैं, उसमें 6,000 मतलब 30% जो है आप एक सेक्टोरल फंड में डाल रहे हैं, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। लंबे टाइम के लिए मुझे नहीं लगता ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स को मॉनिटर करना, कब कौन सा सेक्टर चलेगा नहीं चलेगा, ये एक टीडियस मुश्किल काम हो जाता है। और आपके पूरे इसके अंदर कहीं भी लार्ज कैप फंड नहीं है। लार्ज कैप जो होता है ना, एक कोर फंड की तरह होता है एक पोर्टफोलियो के, जो जरूर होना चाहिए। तो मैं आपको ये पहली सलाह दूंगा कि आप जो अपना टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, उसको एक अच्छे लार्ज कैप फंड से या बेटर स्टिल एक इंडेक्स फंड से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और सेम SIP का अमाउंट उसमें चला दीजिए। इंडेक्स फंड अगर ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज, आपके फंड में इन्वेस्को मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप कैटेगरी फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्वेस्को जो है कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा निपॉन मल्टी कैप ले सकते हैं। और अगर आप क्योंकि आपका जो है काफी लंबा नजरिया है, तो इसमें आपके पूरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड नहीं है। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्मॉल कैप फंड पूरे पोर्टफोलियो को उठा सकता है, जैसे मिड कैप फंड उठा देते हैं,
ऐसी स्मॉल कैप फंड उठा सकता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सेम कैटेगरी में तो निप्पॉन मल्टी कैप, अदरवाइज आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। 37 साल की उम्र कोई भी ज्यादा उम्र नहीं है और उसके अंदर इस तरह का रिस्क, स्मॉल कैप फंड्स रिस्की होते हैं, रिस्क लेना बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आते हैं कि क्या आप इस पोर्टफोलियो में जाकर के इतना पैसा जमा कर पाएंगे। अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूं तो 15 साल में इस एसआईपी के साथ आप करीब करीब 1.2 करोड़ के आसपास एक्युमुलेट कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत पावरफुल चीज आपको बता रहा हूं जो अभी अभी पंकज जी ने भी बोली है कि मैजिक होगा अगर आप इस एसआईपी को सिर्फ 10% पर ईयर से बढ़ाते। जैसे ही आप इसको 10% पर ईयर से बढ़ाते हैं, मतलब इस साल 20,000 है, अगले साल 22,000, उससे अगले साल 24,200 ऐसे करते हैं, तो 2 करोड़ का आपका लक्ष्य डेफिनेटली, ऑलमोस्ट डेफिनेटली मीट हो जाएगा। ये मुझे लगता है, क्योंकि आपने अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाया। और अगर आप ज्यादा मैजिक चाहते हैं तो इसको कोशिश कीजिए 20% से बढ़ाएं। 20% से बढ़ाने से क्या होगा, 3.5 करोड़ के आसपास का आपका पोर्टफोलियो आएगा। जो पंकज जी ने अभी बताया वो होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंबाइंड विद द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है एक बग की तरह होती है जो आपके पैसे को खाती है, पता भी नहीं लगता है। इस समय अगर हम सोचते हैं यार 2 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होगा, हम आज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आज से 15 साल बाद 2 करोड़ रुपया कुछ भी ज्यादा नहीं होगा। आपको कम से कम उससे डबल पैसा चाहिए होगा अगर आपको एक अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाना है। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, मैजिक इफ यू इंक्रीज एसआईपी बाय अ सर्टेन परसेंटेज एवरी ईयर। ओके रॉबिन जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको बहुत ही बहुमूल्य राय मिली है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से, क्योंकि यह आपकी मदद करेगी आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। मनी गुरु में आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी से पंकज मटपाल और हम फौजी इनिशिएटिव से संजीव गोविला। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, करते हैं उनसे बातचीत, जानते हैं उनकी निवेश की प्लानिंग। मुकेश कुमार अग्रवाल हमारे साथ हैं। मुकेश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बताइए सर, कहां से हैं आप और क्या जानना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से? नमस्ते मैडम, मैं मुंबई से हूँ। मेरा अभी म्यूचुअल फंड में 40,000 चल रहा है, वेरियस फंड में। तो मैं जानना चाहता हूँ ये फंड्स वगैरह सही है या मेरे को कुछ कंसोलिडेट करना है। प्लस मेरा रिटायरमेंट के लिए लक्ष्य है 3 करोड़, सो मैं उसमें हासिल कर सकता हूँ या मेरे को कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? ठीक है, और थोड़ा स्पेसिफिकली बताएंगे आपके क्या क्या लक्ष्य हैं, सो दैट हमारे एक्सपर्ट को थोड़ी सी आसानी होगी आपकी निवेश प्लानिंग में। 2 साल बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपीज का है। आफ्टर 5 ईयर 50 लाख रुपीज का रिक्वायरमेंट है एंड आफ्टर 12 ईयर अराउंड 3 करोड़ का रिक्वायरमेंट है मैडम। 12 साल के बाद 3 करोड़ का रिक्वायरमेंट। उसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट या कोई इंश्योरेंस आपके? हाँ, उसके अलावा मेरा रेगुलर जो पीएफ करता है कंपनी से वो है, प्लस मैं एनपीएस में 20,000 इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा ऑलरेडी टर्म प्लान एक है और 1 करोड़ 25 लाख का, प्लस मेरे पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है 10 लाख का। ठीक है, आपने अपने मेल में लिखा था कि आप एक सर्जरी से एक हार्ट सर्जरी आपकी हुई थी, उसके बाद अब आप जानना चाह रहे कि आपको टर्म प्लान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ऐड करना चाह रहे हैं टर्म प्लान? हाँ मैडम, एडिशनल टर्म प्लान ऐड करना चाहता हूँ, मिलेगा तो। ओके, 48 इयर्स है शायद आपकी उम्र जी? हाँ मैडम। ओके, मुकेश जी का सवाल क्लियर है। पंकज जी, हालांकि इनके गोल्स थोड़े से बस अब आने ही वाले हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, और एक इनका रिटायरमेंट का है जो कि 12 साल के बाद का गोल है, बट जो बहुत ही नियर टर्म के गोल्स है इनके पोर्टफोलियो को देखकर क्या आप स्टडी कर पा रहे हैं पंकज जी कि इनकी अब तक की पोर्टफोलियो प्लानिंग सही लग रही है आपको आगे आने वाले लक्ष्यों के लिए? प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि ऑलरेडी इनकी एक मेडिकल कंडीशन है, अब जब टर्म प्लान लेने की बात आ रही है तो जिनको ऐड करना है टर्म प्लान, क्या इनके लिए आसानी होगी टर्म प्लान लेना? बिल्कुल। देखिए स्वाति, क्योंकि टर्म प्लान का जो सवाल है वो छोटा सा है, पहले मैं उसका उत्तर दे देता हूं। मुकेश जी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी इशू होगी या नहीं होगी,
ये डिपेंड करता है अंडर राइटर के ऊपर और अंडर राइटिंग कंडीशन पर। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है कि आप कभी सर्जरी हुई है तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी प्रपोजल आप सबमिट कर सकते हैं और प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मतलब जितना स्टैंडर्ड प्रीमियम है उससे भी ज्यादा आपके लिए हो सकता है। उसके साथ पॉलिसी मिल भी सकती है और हो सकता है कि आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये निर्भर करेगा, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ भी कंफर्म कह पाना मुश्किल है। अब आते हैं आपके निवेश पर। हालांकि आप 40,000 रुपया महीना एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन आपने जो ज्यादा एसआईपी बढ़ाई है वो पिछले 1-2 साल में ही 21 और 22 में ही आपने बढ़ाई है। पहले आपकी एसआईपी काफी कम थी। तो अभी तक जो पूरा पैसा आप जुटा पाए होंगे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट पीएफ या वीपीएफ में है या एनपीएस में है वो आपके रिटायरमेंट के लिए काम आएगा। और दूसरी बात यह है कि पीएफ में कितना पैसा बना होगा ये निर्भर करेगा कि पहले आपकी सैलरी कम रही होगी तब कम पैसा कट रहा होगा, सैलरी बड़ी होगी तो ज्यादा कट रहा होगा, तो उस हिसाब से एक अमाउंट बड़ा बना होगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि 2 साल के बाद में बच्चे के लिए, 5 साल के बाद आपको घूमने भी जाना है, तो ये समय बहुत कम है। और अक्सर ऐसा हम कहते हैं कि जब आप गोल के आसपास हो तब आपको इक्विटी से डेट में स्विच करना चाहिए। और यहां पे समय 2 साल का बचा है और इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी में है। पहली बात तो यह है कि जितना आप निवेश कर रहे हैं उस निवेश से ये गोल अचीव हो पाना मुश्किल है। तो या तो आपके पास अलग से और बहुत सारा पैसा है जो आपने यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया है, तब तो ठीक है। अदरवाइज फिर आपको अपने गोल से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा गोल्स को, नहीं तो इतने पैसे से ये गोल्स जो हैं आपके वो अचीव होना थोड़ा भी नहीं, काफी मुश्किल लग रहा है। और जहां तक फंड्स का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए होती है और आपका लक्ष्य 2 साल 5 साल इस तरह से है, तो एक सलाह तो ये होगी कि जो 20 लाख की आप बात कर रहे हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए, उसके लिए आप इक्विटी फंड्स पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद है। अगले 2 साल में मार्केट जहां पर है यहां रहेगा, कितना नीचे आएगा कितना ऊपर होगा ये थोड़ा मुश्किल होता है। लंबे समय में डेफिनेटली इक्विटी बेस्ट है। तो फिलहाल आप पहले थोड़ा पैसा अलग से निकाल कर, या आपके पास और कुछ पैसा है उससे 20 लाख रुपए शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में या फिर एफडी में इस तरह से अलग से पार्क कर लीजिए। तो वो जो बच्चे के एजुकेशन का सवाल है वहां पर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। दूसरी बात, 5 साल के लक्ष्य को देखते हुए भी मैं कहूंगा कि पोर्टफोलियो में बदलाव करने चाहिए। एक्सिस स्मॉल कैप फंड से आप निकल जाएं, वहां पर आप एसआईपी भी रोक दें। कोटक फोकस फंड से भी आप एग्जिट करें, और साथ ही फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड, ये थोड़ा पुराना फंड है आपके पास, लेकिन यहां से भी आप एग्जिट करें। बाकी फंड में बने रह सकते हैं। और एक फंड की मैं सलाह दूंगा आपको जो आपको ऐड करना चाहिए, वो होगा मल्टी एसेट फंड, चाहे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट या क्वांट मल्टी एसेट। मल्टी एसेट वो होता है जिसका निवेश इक्विटी, डेट, गोल्ड सभी तरह के एसेट क्लासेस में होगा, और आने वाले समय में थोड़ा गोल्ड में अच्छा रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उसको आप ऐड कर सकते हैं। मैं सवाल भी पूछा था शायद कि गोल्ड अलग से मैं बाय करूं, तो या तो मल्टी एसेट फंड के सहारे ही गोल्ड में आपका निवेश हो जाएगा, अलग से लेना है तो फिर आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड वो बाय कर सकते हैं। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन कोई पुरानी सीरीज बाय कीजिए जिसकी मैच्योरिटी अगले 2 साल 5 साल वाली हो, वो आप पुरानी सीरीज बाय कर लीजिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। उसके बारे में काफी बार हमने जिक्र किया है, उसको आप अगेन मनी गुरु को यूट्यूब में देखकर भी आपको मिल जाएगा। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन पुरानी सीरीज कीजिए जिसकी मैच्योरिटी अगले 2 साल या 5 साल जब भी आपको पैसे की जरूरत है उस हिसाब से हो। जी बिल्कुल मुकेश जी, आपका सवाल क्योंकि लंबा था इसलिए थोड़ा डिटेल में जवाब देना जरूरी था आपके लिए। पंकज जी ने बहुत ही अच्छे से आपके सवाल का जवाब दिया है। क्योंकि समय इतना ही है इसलिए हम और ज्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे। बहुत धन्यवाद करेंगे संजीव जी आपका और साथ ही पंकज जी आप दोनों का, आप हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही।